हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो मैं आ चुकी हूँ एक न्यू फैन फिक्शन लेकर। ये एक वन शॉट एफएफ है, इस वजह से मैं कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी इस एफएफ के बारे में और डायरेक्ट एफएफ में घुस जाऊंगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फैन फिक्शन। फैन फिक्शन के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पर्सन लेक के पानी में डूब रहा होता है। वो खुद को बचाने की तो पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन स्विमिंग ना जानने के बावजूद वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। वो अपने हाथ पैर को हिलाते हुए लोगों से मदद मांगने की भी कोशिश करता है, लेकिन उस लेक के आसपास कोई भी नहीं था, जिस वजह से वो किसी भी तरह से खुद को बचा नहीं पा रहा था। बहुत देर तक स्ट्रगल करने के बाद जब उसे लगता है कि अब शायद उसका बचना मुश्किल है, जब वो उस पानी के सामने खुद को गिव अप कर ही देता है और धीरे धीरे उस पानी के नीचे जाने लगता है, तभी वो अपनी धुंधली नज़रों से देख पाता है कि एक पर्सन उसकी तरफ तैरते हुए आ रहा होता है। विंग जब अपनी मौत के बिल्कुल करीब था, जब वो अपनी लाइफ से गिव अप कर चुका था, तब खुद को अपनी तरफ हेल्प के हाथ बढ़ाते हुए देखकर विंग को ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन शायद कोई गॉड या फिर एंजल होगा। विंग को क्लियरली तो कुछ दिखता नहीं, क्योंकि बहुत देर तक पानी में रहने की वजह से वो सेंसलेस होने लगा था। लेकिन वो ये नोटिस करता है कि जो पर्सन उसे उस पानी से बाहर की तरफ ले जा रहा था, उस पर्सन की बाइसेप में एक रोज़ का टैटू बना हुआ था। विंग अपनी आंखों को बंद करने से पहले बस वही देख पाता है। अभी हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है। उस रूम के बेड पर एक लड़का सोया हुआ होता है। वो लड़का एक झटके से अपनी आंखों को खोलता है और तुरंत वहाँ पे बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। वो विंग था, जो वही सपना देख रहा था जहाँ पे वो डूब रहा था और एक इंसान उसे बचा रहा था। जब से उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ है, तब से वो ये सपना रोज़ देखने लगा है। वो भी परेशान हो गया है। वो फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों को रफल करते हुए सोचता है, पता नहीं कब मुझे ये सपना आना बंद होगा। ऐसा सोचते हुए एक गहरी सी सांस भरता है, उसके बाद बाहर देखने लगता है। अभी सुबह हो चुकी थी। विंग सोचता है अभी उसे नींद नहीं आएगा, इसीलिए वो अपनी जगह से खड़ा होता है और वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब से विंग को वो लेक वाला इंसिडेंट हुआ है विंग के साथ, तब से विंग ये सपना देख रहा था। एक्चुअली उस दिन विंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने गया था। उसका बॉयफ्रेंड शुयांग, जो विंग को उस लेक के सामने उसे बुलाया था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि बहुत सालों बाद शुयांग थाईलैंड से लौट रहा था। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर शुयांग से मिलने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पहुँच के उसे पता चला कि शुयांग तो उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए आया है और अपनी न्यू पार्टनर के साथ उसे मिलवाने आया है। जो सोचते हुए विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। उस दिन जब शुयांग ने विंग के साथ ब्रेकअप किया था, विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था। वो शुयांग को समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शुयांग विंग का बचपन का क्रश था। इसीलिए वो शुयांग को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था और उसे उसके साथ फिर से आने के लिए बोल रहा था। लेकिन शुयांग विंग को अब एक बात बहुत ही क्लियरली बोल दिया था कि वो विंग को उस तरह से पसंद नहीं करता है जिस तरह से विंग शुयांग को करता है। वो बस विंग के साथ था क्योंकि विंग जिद करता था। विंग बचपन से उसके पीछे पड़ा हुआ था, इस वजह से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी शुयांग को उसका प्यार मिल चुका है, इसलिए प्लीज़ विंग उसको बांध कर ना रखे ऐसे रिलेशनशिप में। ऐसा कहते हैं वहीं पे विंग को उस हालत में छोड़कर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चला गया था। विंग का बहुत ज़ोर से दिल टूटा था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शुयांग बदल जाएगा। इसलिए वो लेक के किनारे ही बैठा हुआ था। बहुत देर तक रोने के बाद विंग को जब बहुत ज़्यादा डिज़ी फील होने लगा, तो वो वहाँ से खड़ा होता है और उस लेक के किनारे से अपनी घर की तरफ जाने ही वाला था कि उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो इस लेक में गिर जाता है। विंग को स्विमिंग बिल्कुल नहीं आता था, इसीलिए विंग उस लेक में डूबने लगा था। तभी एक इंसान विंग को बचाने के लिए आया था, और जब उसकी आँख खुला था तब वो हॉस्पिटल में था और उसके पेरेंट्स उसके साथ थे। विंग उसके पेरेंट्स से पूछ भी रहा था कि जो इंसान ने विंग को बचाया था वो कहाँ है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने बताया था कि वो इंसान चला गया। उस इंसान के पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था, इसीलिए विंग उस इंसान से मिलकर उसे थैंक यू कहना चाहता था, विंग को एक नई लाइफ देने के लिए। लेकिन विंग उस इंसान के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए विंग उस इंसान को ना ही ढूंढ पाया और ना ही उससे थैंक यू कह पाया। अब हमें एक कन्वीनियंस स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक की बॉटल खरीद रहा था। जब से विंग का ब्रेकअप हुआ है और जब से वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, तब से विंग ऐसा ही कर रहा है।
वो रोज़ शाम को कन्वीनियंस स्टोर से बियर की बोतल खरीदता था और फिर कहीं खाली जगह पे जाके उसे अकेले पिया करता है, खुद की गम को भुलाने के लिए। विंग ऐसा ही कर रहा था। वो जब कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकलता है तो वो देखता है रोड के बीचों बीच दो कपल एक दूसरे को लव कन्फेस कर रहा था। विंग उन दोनों कपल्स की तरफ ही देख रहा था। वो देख रहा था वो दोनों कपल कितने ज़्यादा हैप्पी है। विंग एक स्मिक करते हुए कहता है सब कुछ बुलशिट है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। विंग एक हिल पर जाता है जहाँ वो हिल उस शहर से थोड़ा सा दूर था, लेकिन उससे पूरा शहर देखा जा सकता था। विंग वहीं पे ही बैठा हुआ था। यहाँ पर आने के लिए उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसी वजह से उसे घर जाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन फिर भी वो रोज़ यहाँ आने लगा था क्योंकि यहाँ उसे बहुत ज़्यादा पीस मिलता था। वो एक बियर की कैन को ओपन करता है और फिर वहाँ पीने लगता है। विंग बहुत ही शांति से वहाँ बैठा हुआ था और पी रहा था। वो अपनी पुरानी दिनों की बातों को याद कर रहा था। हाँ, उसे बहुत अच्छे से याद है स्कूल टाइम में वो शुयांग को कितना ज़्यादा पसंद करता था और शुयांग के पीछे वो पागलों की तरह पड़ा रहता था। फर्स्ट टाइम विंग ने जब शुयांग को प्रपोज किया था तब शुयांग ने विंग को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी विंग ने शुयांग पर गिव अप नहीं किया था क्योंकि शुयांग तब सिंगल था। वो शुयांग से हमेशा एक मौका मांगता था और शुयांग ने उसे दिया भी था और वो दोनों रिलेशनशिप में भी थे। लेकिन जब से शुयांग थाईलैंड गया था शुयांग का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। वो विंग का कॉल नहीं उठाता था, उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं देता था, विंग से ठीक से बात नहीं करता था। करीब महीनों में एक बार उन दोनों के बीच बात होता था। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट तो था, लेकिन उसने फिर भी अपने हार नहीं माना था। लेकिन उस दिन जब शुयांग ने कहा कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, वो विंग पर इंटरेस्टेड नहीं है, वो कभी विंग पर इंटरेस्टेड नहीं था, तब विंग का दिल बहुत ज़ोर से टूटा था। ये सब सोचते हुए विंग उस बियर को पी रहा होता है। विंग के आंखों में आंसू भर गए होते हैं। वो उस पूरी सिटी को देख रहा था वहाँ से। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास आके बैठ चुका है और उसके बैग से एक बियर की बोतल को बाहर निकालकर उसे पीने लगा था। ये महसूस होते ही विंग तुरंत ही अपने सिर को घुमाता है और उस तरफ देखता है तो वो देखता है वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी को देख के ऐसा लग रहा था कि वो आदमी भी शायद विंग का ही एज का होगा। विंग 24 का है। वो उस आदमी की तरफ घूरते हुए कहता है तुम कौन हो और तुम मेरे बियर को क्यों पी रहे हो। ये सुनने के बाद वो आदमी विंग की तरफ देखता है, उसके बाद सामने के देखते हुए कहता है क्या ये तुम्हारा जगह है, क्या यहाँ पे तुम्हारा कहीं नाम लिखा हुआ है कि मैं यहाँ बैठ नहीं सकता। तो ये विंग घूरते हुए कहता है तुम यहाँ बैठ सकते हो, मैंने उस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन तुमने मेरे बियर को हाथ कैसे लगाया। ऐसा कहते हुए वो अपनी बियर को लेने ही वाला था कि तभी वो आदमी उस बियर को विंग से दूर करते हुए कहता है वैसे भी तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा कर्जा है, क्या तुम अपने कर्जा को चुकाना नहीं चाहते। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। वो कंफ्यूजिंगली उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है कर्जा, मैं तो तुमसे पहले कभी मिला भी नहीं, तुम कैसे कह सकते हो मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जा है। ये सुनते ही वो आदमी एक स्मिक करते हुए कहता है वो तो मुझे बहुत जल्द पता चलेगा। ऐसे कहते हुए वो उस बियर को पीने लगता है। विंग को लगता है कि ये शायद कोई पागल आदमी होगा जो विंग को अनॉय करने आया होगा। विंग एक गहरा से सांस भरते हुए कहता है देखो मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए प्लीज़ अगर तुम्हें किसी को अनॉय करना है तो तुम कहीं और जाकर किसी को अनॉय करो, मैं बिल्कुल मूड नहीं है किसी से बात करने का। ऐसा कहते हुए वो सामने की तरफ देखने लगा। विंग को लगता है अगर वो उस आदमी को अवॉइड करेगा और खामोश रहेगा तो फिर वो आदमी वहाँ से उठ के चला जाएगा। लेकिन बहुत देर बैठे रहने के बाद भी वो आदमी वहीं पे बैठे रहता है और विंग के साथ ही विंग के साइलेंट को एंजॉय करने लगता है। विंग को काफ़ी अजीब लगता है। तभी वो देखता है वो आदमी विंग के बैग से और एक बियर का कैन को बाहर निकालता है और उसे पीने लगा था। विंग सोचता है कि मैंने बस खुद के लिए खरीदा था, लेकिन ये तो एक के बाद ये लेते ही जा रहा है। अगर मुझे पता होता कि मुझे किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा तो मैं और ख़रीद के लाता। ऐसा कहते हुए वो और एक कैन को बाहर निकालता है और उसे पीने लगता है। वो आदमी उस कैन को फिनिश करने के बाद एक सिगरेट के पैकेट को बाहर निकालता है और विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है ये लो तुम पी सकते हो। ये देखने के बाद विंग थोड़ी देर तक उस सिगरेट के पैकेट को घूरता है, उसके बाद एक सिगरेट को बाहर निकाल कर तभी वो आदमी विंग की तरफ लाइटर पास कर देता है। वो दोनों स्मोक करने लगे थे। तभी वो आदमी विंग की तरफ देखते हुए कहता है वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बहुत रात हो चुकी है, अभी तुम्हें घर चला जाना चाहिए। ये सुनने के बाद भी विंग उस आदमी की बात को पूरी तरीके से अवॉइड करता है और सीधे देखते हुए कहता है अगर तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, मेरा जब मन होगा मैं तब चला जाऊँगा। ऐसा कहते हुए वो सामने ही देखने लगा। उसकी सारी ड्रिंक्स की कैन और सिगरेट ख़त्म हो चुका था। वो बस चुपचाप वहाँ बैठा हुआ था। विंग अभी सच में अकेला रहना चाहता था, लेकिन ये आदमी ये कब से बैठा ही हुआ है।
विंग को लगता है शायद विंग जब तक ना उठेगा तब तक ये आदमी यहाँ से नहीं जाएगा, इसलिए एक शाई करता है और अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, हे तुम। ये सुनते ही वो आदमी विंग की बातों को करेक्ट करते हुए कहता है, लानजान। विंग उस आदमी की तरफ देख रहा है, तभी वो आदमी एक स्मिक करते हुए कहता है, मेरा नाम लानजान है। ये कहकर लानजान विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और फिर अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। विंग वही खड़ा हुआ था। वो थोड़ी देर तक उस जाते हुई कार की तरफ देखता है, उसके बाद धीरे से मम्बल करता है, लानजान। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे भी विंग सेम अपनी रूटीन की तरह वहाँ पे बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था। एंड थोड़ी ही देर में लानजान भी वहाँ आ गया था। विंग अपने आइज रोल करता, वो अनोइंगली वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वांगजी सिंपली विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है इसलिए मैं यहाँ हूँ। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखकर एक विंक करता है और सामने देखने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा अनोई फील कर रहा था। वो बस चुपचाप वहाँ पे बैठा रहता है और ड्रिंक करने लगता है। वांगजी फिर से पहले दिन की तरह विंग के ड्रिंक में से एक कैन उठा लेता है और पीने लगता है। और विंग शायद अगर मना भी कर ले तो भी वांगजी नहीं रुकने वाला, इसलिए विंग कुछ नहीं कहता है और वांगजी को कंपनी देने देता है। वो दोनों बैठ के ऐसे ड्रिंक करने लगता है। वांगजी खुद के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बोलने लगा था। विंग कोई रिएक्ट तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो सारी बातें सुन रहा था। वांगजी ये कह रहा था कि आज उसके ऑफिस में दिन बहुत बुरा गया था। उसके एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो उनकी एम्प्लॉय ने कंप्लीट नहीं किया है, जिस वजह से उसने अपने एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा डांटा है। विंग रिएक्ट तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो वांगजी की सारी बातों को सुन रहा था। ऐसे ही थोड़ी देर बात करते करते डिनर टाइम हो जाता है। वांगजी अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? वैसे मैं एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट जानता हूँ जहाँ पे बहुत अच्छे खाना मिलता है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। वैसे भी मैंने तुम्हारा बहुत सारा जूस पी लिया, तो मैं तुम्हें पे बैक करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद विंग कहता है, मुझे खाने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। तभी विंग के पेट से गुड़गुड़ आवाज़ आने लगता है। एक्चुअली विंग झूठ बोल रहा था, उसे भूख तो लगा है, लेकिन अभी वो अकेला रहना चाहता है। विंग के पेट से जब आवाज़ निकल रहा था, विंग बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करता था। वो अपने पेट में हाथ रख लेता है और अपने फेस को भी टर्न कर लेता है, क्योंकि एम्बेरसमेंट के मारे उसके फेस भी रेड हो चुका था। वांगजी हंसते हुए कहता है, तुम्हें भूख नहीं लगी, लेकिन तुम्हारे पेट को लगा है। ऐसा कहते हुए वो विंग के पेट की तरफ पॉइंट करने लगता है। विंग अपनी टमी को टाइटली हक करते हुए कहता है, मैंने कहा ना मैं नहीं जाना चाहता, तुम अकेले जाओ। ये सुनने के बाद वांगी ड्रामेटिकली कहता है, ठीक है, उस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया स्पाइसी फूड भी मिलता है। ठीक है, मैं अकेली चला जाता हूँ। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था और तुम्हें पे बैक करना चाहता था। ऐसा कहते हुए वो हंस जाने लगा। विंग सब कुछ सुन रहा था। विंग थोड़ी देर तक तो बहुत ध्यान से वांगी की सारी बातों को सुनता है। उसके बाद उसे भी मन करने लगता है स्पाइसी फूड खाने में। स्पाइसी फूड विंग का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए वो थोड़ी देर तक तो सोचता है। उसके बाद वहाँ से खड़ा होता है और वांगजी को फॉलो करने लगता है। वांगजी को पता है विंग उसके फॉलो कर रहा है, इसलिए वो अपने पैसेंजर वाली सीट की दरवाजे को ओपन कर लेता है। विंग भी कुछ ना बोलते वही बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जो रेस्टोरेंट वांगजी का फेवरेट था। वो रेस्टोरेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था और उस रेस्टोरेंट का ओनर एक बूढ़ी औरत था। वांगजी उस रेस्टोरेंट घुसते ही उस बूढ़ी औरत को ग्रीट करता है। वो औरत भी वांगजी को देखते ही कहता है, लानसान बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ऐसा कहते हुए वो वांगजी के हाथ पर किस कर देता है। वांगजी भी उस बूढ़ी औरत के हाथ पर किस करते हुए कहता है, हाँ एक्चुअली मैं आज किसी को लाया हूँ। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ पॉइंट करता है। तभी वो बूढ़ी औरत विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ओह ये प्रिटी बॉय कौन है? तभी वांगजी कहता है, ये मेरा खास दोस्त है। ऐसा कहते हुए विंग की तरफ देखकर आँख मार देता है। विंग वांगजी की तरफ देखकर अपने आई को रोल करता है और उस बूढ़ी औरत को पोलाइटली बो करते हुए कहता है, हेलो ग्रैंडमा, मेरा नाम विंग है। ऐसा कहते हुए वो अपने सिर को बो कर देता है। वो ओल्ड वुमेन विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद वांगजी और विंग अपने डिनर करने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। विंग अपने लिए स्पाइसी तब्बोकी ऑर्डर करता है और वांगजी अपने लिए वेजिटेबल सूप ऑर्डर करता है। वांगजी स्पाइस नहीं खा पाता है, इसलिए वो अपने लिए सिंपल डिश ऑर्डर करता है। वो दोनों कुछ अल्कोहल की बोतल भी ऑर्डर करते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ अपने डिनर को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। इवन वांगजी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है कि विंग अपने डिनर को अच्छे से एंजॉय करे। जब उन दोनों का डिनर करना कंप्लीट हो जाता है, वो दोनों ग्रैंडमा को बाय कह के वहाँ से निकल आते हैं। वांगजी विंग को कहता है कि वो उसको घर छोड़ देगा, लेकिन विंग उसे मना कर देता है और खुद घर के लिए निकल जाता है। अभी ये चीज़ वांगजी और विंग का डेली रूटीन बन चुका था। विंग रोज़
बियर का कैन लेकर वह टॉप हिल में चला जाता था और वांग जी के लिए वेट करने लगता था। वांग जी भी थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाता था और विंग के साथ ड्रिंक करता था। उसके बाद वो दोनों ही डिनर करने के लिए ग्रैंडमा के रेस्टोरेंट में आते थे। उन दोनों को सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा था। वांग जी हमेशा अपनी पूरे दिन की कहानी विंग को बताता था एंड वो विंग को ये भी बताता था कि वो बाहर पढ़ने के लिए गया था एंड वहाँ उसके साथ क्या क्या हुआ। वांग जी के ज़्यादा दोस्त नहीं थे एंड वो अपनी ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये भी विंग को पता चल गया था वांग जी की बातों से। धीरे धीरे विंग को वांग जी और वांग जी की बातों का आदत पड़ चुका था। वो अभी वांग जी को मिस करता था। अगर वांग जी कभी भी आने में लेट करता था तो वो हमेशा वांग जी के ऊपर सवालों की बारिश कर देता था, लेकिन वांग जी स्माइल करते हुए हमेशा विंग को पोलाइटली सारे सवालों का जवाब देता था एंड कभी कभी तो वो विंग को बहुत ज़्यादा टीज़ भी करता था। विंग को समझ आता था कि वांग जी विंग को टीज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी वांग जी की ऐसी बातों से विंग वांग जी पर गुस्सा दिखाता था। वैसे वांग जी को पता है कि विंग बस ऊपर ऊपर वांग जी पर गुस्सा दिखा रहा है, लेकिन फिर भी वो विंग को सॉरी भी कहता था। विंग वांग जी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा था एंड उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे। एक दिन विंग का वहाँ पहुँचने में थोड़ा सा लेट होता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है वांग जी ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज है। वो स्माइल करते हुए वांग जी के पास जाते हुए कहता है, वाह आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए। वो जब वांग जी के सामने जाता है तो वो देखता है वांग जी के हाथ में बहुत सारे लोटस के फ्लावर थे। विंग उन फ्लावर्स की तरफ देखकर देखते ही रहता है। वांग जी उन फ्लावर्स को अपने हाथों में लेते हुए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग ये बात बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता है कि वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ही ज़्यादा। किसी भी मैन को अगर वांग जी के साथ कंपेयर किया जाए तो वो मैन वांग जी के सामने बहुत सिंपल लगेगा। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था, तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और उन फ्लावर को विंग के सामने बढ़ा देता है, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। विंग उस फ्लावर की तरफ देखता है, उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है, तभी वांग जी विंग को इशारा करता है उस फ्लावर को लेने के लिए। विंग उस फ्लावर को ले लेता है और स्मेल करते हुए कहता है, लोटस, तुम्हें अभी लोटस कैसे मिला? तभी वांग जी कहता है, मिला, मैंने एक स्पेशल पर्सन के लिए ये लाया था, लेकिन वो आया ही नहीं, इसलिए मैंने ये तुम्हें दे दिया। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करता है। विंग को पता नहीं क्यों ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है। शायद विंग उस पर्सन से जेलस फील हो रहा है जिसके लिए वांग जी इतना मेहनत करके लोटस लाया था। विंग उस फ्लावर को बहुत ही कस के पकड़ लेता है। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था, तभी वांग जी विंग की तरफ विंग के सामने अपने हाथ को हिलाते हुए कहते हैं, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन विंग अपने सिर को नामे हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं। फिर वो वांग के पास ही बैठ जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुमने आज जूस का कैन नहीं लाया? विंग का, नहीं, आज मुझे मन नहीं कर रहा था बियर पीने का, हम एक बार में डिनर करने चलेंगे। ये सुनकर वांग जी स्माइल करते नोट कर देता है। विंग थोड़ी देर तक तो चुपचाप ही रहता है, लेकिन उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी भी आज नोटिस करता है कि विंग काफ़ी ज़्यादा चुपचाप है और बार बार वांग जी की तरफ देख रहा होता है। वांग जी विंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, क्या हुआ, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। तभी विंग कहता है, वैसे तुमने कभी मुझे अपना स्पेशल पर्सन के बारे में नहीं बताया, तुम अगर कंफर्टेबल हो तो मुझे बता सकते हो, मैं सुनने के लिए हूँ। ऐसा कहते हुए वांग जी की तरफ देखने लगा। विंग ये सब वांग जी को बहुत ही काम टोन में बोल रहा था, लेकिन विंग को भी पता है वो कितना ज़्यादा अंदर से इम्पेशेंट हो रहा है, वो कितना ज़्यादा ईगर हो रहा है उस पर्सन के नाम को जानने के लिए जिसके लिए वांग जी खुद अपने हाथों से ये लोटस फ्लावर लाया है। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी थोड़ी देर तक तो विंग को देखता है, जैसे कि वो विंग का एक्सप्रेशन रीड करना चाहता हो। फिर वो विंग के थोड़ा सा पास जाता है और विंग के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा, तुम्हें क्यों जानना है, तुम इतना ज़्यादा क्यूरियस क्यों हो? तो विंग अपनी नज़रों को वांग जी के सामने से हटाते हुए कहता है कि बस मुझे ऐसे ही जानना था, क्या मैं जान भी नहीं सकता हूँ? ऐसा कहते हुए वो नज़रों को चुराने लगा। वांग जी विंग का बहुत ज़्यादा पास था, जिस वजह से विंग थोड़ा सा नर्वस हो गया था। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के फोrehead पर धीरे से टैप करते हुए कहता है, अपने दिमाग को इतना भी मत चलाओ। ऐसा कहते हुए वो अपनी जगह पर बैठ जाता है और उस व्यू को एंजॉय करने लगता है। विंग भी वांग जी से आगे कोई सवाल नहीं करता और वांग जी के साथ बैठकर उस व्यू को एंजॉय करने लगता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ दिनों से वांग जी वहाँ नहीं आ रहा था। विंग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न एंड वर्ried था वांग जी के लिए। उसने 2-3 बार वांग जी को कॉल भी किया था, लेकिन उस तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था, जिस वजह से विंग काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली वांग जी क्यों नहीं आ रहा है। विंग आज वहीं पे बैठा हुआ था और वांग जी का इंतज़ार कर रहा था।
लेकिन अभी डिनर का टाइम हो चुका है लेकिन वांगची अभी तक नहीं आया। विंग काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहा है। वो अपने फ़ोन को बाहर निकालता है और वांगची के नंबर को अपने फ़ोन में सर्च करने लगता है। उसे वो मिल भी जाता है। थोड़ी देर उस नंबर को देखने के बाद विंग फाइनली उस नंबर पर क्लिक कर देता है और वांगजी को कॉल करने लगता है। विंग को लगता है शायद वांगजी इस बार भी कॉल नहीं उठाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहा था। वो उस फ़ोन को अपने कान से उतर कर कट करने ही वाला था कि वो देखता है कि वांगजी ने फाइनली कॉल को उठा लिया, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो तुरंत ही उस फ़ोन को अपने कान पे लगाते हुए कहता है, हेलो वांगजी, तुम कहाँ हो? तुम मेरे फ़ोन को क्यों भी नहीं पिक कर रहे थे? तुम ठीक तो हो ना? विंग एक साथ बहुत सारे सवाल कर रहे थे। वांगजी विंग से बस एक वर्ड करते, क्या तुम अभी हिल पर हो? ये सुनने के बाद विंग कंफ्यूज था। वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है और उस तरफ से कहता है, हाँ मैं तो वहीं पर हूँ जहाँ पर हम बैठते हैं। तभी वांगी कहता है, तुम वहीं बैठना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ऐसा करते हुए वो फ़ोन को रख देता है। विंग वांगी से और कोई सवाल कर पाता कि तुम कहाँ थे, इतने दिन से मेरे फ़ोन को क्यों नहीं पिक नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वांगी पहले ही कॉल को कट कर चुका था। विंग बस वही बैठा रहता है और वांगजी का इंतज़ार करने लगता है। विंग उस खुले आसमान की तरफ देख रहा था। आसमान में फायर क्रैकर्स चलने लगे थे। विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि इस टाइम में फायर क्रैकर्स शो होना ये थोड़ा सा अजीब था। अभी तो कोई पार्टी या फिर कुछ भी फेस्टिवल नहीं है, तो फिर अभी फायर क्रैकर्स क्यों चलाया जा रहा है? विंग अपनी जगह से खड़ा होता है और उस फायर क्रैकर्स की तरफ देखने लगता है। विंग वही देख रहा था। विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब देखने में। तभी विंग को पीछे से किसी का आवाज़ सुनाई देता है। वो वांगजी का था। विंग एक स्माइल करता है और पीछे घूमकर देखता है। तो वो देखता है कि वांगजी अपनी नीज पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक रिंग है, जिसे देख के विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बहुत ही हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगता है। विंग के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था वांगी को इस तरह से देखकर। वांगजी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल पास करता है। वो स्माइल करते कहता है, आई एम सॉरी विंग, मैं इतने दिनों से तुम्हारा कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा था और जिस वजह से मैं तुम्हारा कॉल को अटेंड नहीं कर रहा था। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है, विंग मुझे नहीं पता कब कैसे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। एंड हम जब बॉयफ्रेंड्स बनेंगे उसके बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे मिले हुए ज़्यादा देर नहीं हुए है, इसलिए मैं चाहता हूँ बस तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। तभी वांगजी अपने हाथों में जो रिंग था उसे विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, विंग विल यू बी माई बॉयफ्रेंड? ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था। वांगजी की आंखों में बहुत ज़्यादा होप था और उतने उससे उससे भी ज़्यादा वांगजी की आंखों में विंग के लिए लव था, जो विंग क्लियरली देख पा रहा था। विंग वांगजी की तरफ ही देख रहा था। विंग के मन में भी बहुत सारी बातें चल रहा था। हाँ, विंग भी वांगजी को पसंद करता है। पसंद नहीं, शायद वो भी वांगजी से प्यार करता है। जब भी उसके मन में ये ख्याल आता है कि वांगजी का शायद कोई सीक्रेट लवर होगा या फिर वांगजी किसी और को पसंद करता होगा, वांगजी का दिमाग जलसी में फट जाता है। विंग को लगता है कि अगर उसे पता चलेगा कि वांगजी का एक्चुअली सीक्रेट लवर है या फिर कोई सीक्रेट क्रश होगा, तो वो शायद उस सीक्रेट क्रश या फिर लवर के पास जाएगा और उसके बाल नोच लेगा। विंग बहुत ज़्यादा जेलस फील करता था ये सोचते हुए ही। लेकिन आज वांगजी खुद से उसे प्रपोज कर रहा है, उससे अपने पार्टनर बनने के लिए प्रपोज कर रहा है एंड बाद में उससे शादी करने के लिए भी कह रहा है। विंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। उसके दिल और दिमाग में एक इमोशन का पहाड़ चल रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी खुश हो या रोए। विंग की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वांगजी अपनी जगह से खड़ा होता है और अपनी एक फिंगर से विंग के आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, विंग डोंट क्राई, मैं नहीं चाहता तुम रो, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। ऐसा कहते हुए वो विंग के आंसुओं को पोंछने लगा। फिर वांगजी विंग के थोड़ा सा और करीब जाता है और विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी खुश रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हम दोनों एक साथ रहे, एक साथ एक कपल की तरह। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करता है और विंग के फोrehead पर किस करता है। उसके बाद वांगजी ने विंग के जिस हाथ को पकड़ा था उस हाथ में उस रिंग को पहनाने ही वाला था कि विंग तुरंत ही अपने हाथ को झटका देता है, जिससे वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक होता है। विंग ने अपने हाथ को इतना ज़ोर से खींचा था कि वांगजी के हाथ में जो रिंग था जो वो विंग को पहनाने वाला था, वो रिंग भी नीचे गिर गया था। वांगजी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। वांगजी को तो समझ ही नहीं आया
कि एक्चुअली ने विंग ने अभी क्या किया। तभी विंग वांगजी की तरफ देखते हुए अपने सिर को ज़ोर से ना में शेक करने लगता है। वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है विंग। तभी विंग कहता है नो, मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता, I'm सॉरी। ऐसा कहते हुए वहाँ से भागने लगता है। वांगजी ज़ोर से विंग का नाम लेता है और उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन विंग वांगजी की कोई भी बात को नहीं सुनता है और वहाँ से भाग जाता है। वांगजी बस डम्फाउंडेडली वहाँ खड़ा रहता है और विंग को जाते हुए देखता रहता है। वांगजी से भागकर विंग सीधा अपने घर आ गया था और खुद को अपने रूम में लॉक कर दिया था। विंग बहुत दिनों से घर से बाहर भी नहीं जा रहा था, जिस वजह से विंग का पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंस हो गए थे। वो विंग से पूछते भी थे कि एक्चुअली विंग को क्या हुआ है, लेकिन विंग उनकी बात को टाल देता था, ये कह के कि विंग की तबीयत थोड़ा सा ख़राब है और वो घर में रह के आराम करना चाहता है। विंग का पेरेंट्स विंग को ज़्यादा फोर्स नहीं करता था और विंग की प्राइवेसी में भी ज़्यादा नहीं आता था, इसलिए वो विंग से ज़्यादा सवाल तो नहीं करते, लेकिन विंग को खुद का ध्यान रखने के लिए कहता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। इन कुछ दिनों में विंग ने वांगजी को बहुत ज़्यादा मिस किया था। वो वांगजी को मिस तो करता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वांगजी से बात करे। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक्चुअली विंग का बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रोकन हुआ था और वो नहीं चाहता कि फिर से उसका हार्ट ब्रोक हो। उसे पता है वांगजी अच्छा पर्सन है, लेकिन फिर भी वो फिर से किसी पर भरोसा करके खुद को हर्ट नहीं कर सकता है। विंग डर रहा है, इसीलिए वो वांगजी से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा है। वो भी वांगजी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आज उसको अब खुद को घर में लॉक किए हुए और वांगजी के प्रपोजल को रिजेक्ट किए हुए 4 दिन हो चुका है। उसने 4 दिन से ना ही वांगजी को देखा है और ना ही वांगजी से बात किया है। विंग जब वहाँ से वापस आ गया था, वांगजी ने बहुत बार विंग को कॉल किया था एंड मैसेज किया था, लेकिन विंग ने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था। वो वांगजी से बात नहीं करना चाहता था, अभी तो बिल्कुल नहीं। इसलिए वो अपने आप को बंद कमरे में लॉक कर लिया था, जिससे कि वो वांगजी से ना मिल सके। आज 4 दिन हो चुके हैं। आज विंग अपने घर से निकला है। उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। वो जा ही रहा था कि उसकी नज़र उस रेस्टोरेंट पर पहुंचता है जिस रेस्टोरेंट में वो और वांगजी खाने के लिए आते थे। वो बाहर उस रेस्टोरेंट को क्रॉस करके जाने ही वाला था कि उस रेस्टोरेंट की जो ग्रैनी थी, वो विंग को देखते ही उसको इशारा करते हुए अपने पास बुलाता है। विंग भी उस ग्रैनी के पास पहुंचता है और उस ग्रैनी की तरफ देखकर वो करते हुए कहता है कि आप कैसे हो। तभी वो ग्रैनी स्माइल करते हुए कहता है मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हारा और वांगजी के पीछे कुछ हुआ है? तुम दोनों मेरे रेस्टोरेंट में खाने के लिए क्यों नहीं आते? ये सुनते ही विंग एक ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है नहीं, एक्चुअली हम दोनों ही अभी काम में थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं ना, इसलिए हम दोनों को ही टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन हम दोनों को जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर हम आएंगे। ये सुनते ही ग्रैनी अपनी आइज़ को नैरो करते हुए विंग को देखता है। ग्रैनी का रिएक्शन विंग को कुछ समझ नहीं आता। वो स्माइल करते हुए कहता है क्या हुआ? तभी ग्रैनी कहता है वांगजी कल आया था, लेकिन वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये सुनते ही विंग स्टिफ हो जाता है। वो ग्रैनी की बातों को ध्यान से सुनने लगता है। तभी ग्रैनी करता है मुझे नहीं पता कि वांगजी अभी किस हालत में है। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। ग्रैनी अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कल जब वांगजी आया था वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने मुझसे वेजिटेबल सूप मांगा था, मैंने उसे बना के दिया था। जब वो उस सूप को खाने लगा था तभी अचानक से वो उस टेबल पे बेहोश हो गया। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा था। मैं तुरंत ही वांगजी के फैमिली वालों को कॉल कर दिया था। वांगजी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और उसकी फैमिली वालों के नंबर भी मेरे पास है। मैंने जब कॉल किया तो उसके ब्रदर तुरंत ही इस रेस्टोरेंट में आए और वांगजी को लेकर नर्सिंग होम के लिए निकल गए। वहाँ के उनके साथ जो वर्ड बॉय आए थे वो लोग कह रहे थे कि वांगजी ने शायद सुइसाइड किया है। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। वो उस ग्रैनी की तरफ देखते हुए कहता है क्या कहा आपने? तभी वो ग्रैनी अपने सिर को शाई करते हुए कहता है पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, क्या उनके पास एक लाइफ की कोई कीमत नहीं है? ऐसा कहते हुए वो शाई करता है। उन्हें वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। विंग तो अपनी जगह पे फ्रोज हो जाता है। उसे कुछ याद आने लगता है। हाँ, सुसाइड विंग ने भी एक बार किया था, लेकिन तब विंग बहुत ज़्यादा यंग था। जब वो मिडिल स्कूल में था और वो शुयांग को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो उसने तब शुयांग को प्रपोज किया था, लेकिन शुयांग ने तब विंग को रिजेक्ट कर दिया था। जिस रिजेक्शन को विंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सब विंग बहुत ज़्यादा यंग था और विंग को लग रहा था कि शायद अब वो कभी स्कूल नहीं जा पाएगा। शुयांग कभी भी उसे प्यार से नहीं देगा, हमेशा शुयांग उससे नफरत करेगा। ऐसा सोचते हुए वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि उसने
सुसाइड करने की ट्राई किया था, लेकिन उसके फैमिली वालों ने विंग को रोक लिया था और विंग उस चीज़ से मूव ऑन कर पाया था। लेकिन अभी विंग को डर लग रहा था, क्या विंग के रिजेक्शन की वजह से वांग जी ने सुसाइड किया है? विंग कर किया था, विंग बहुत ज़्यादा यंग था, विंग के अंदर उतने सोचने समझने की शक्ति नहीं था, इसलिए विंग ने ऐसा किया था। लेकिन वांग जी एक ग्रोन अप मैन है, वांग जी इतना ज़्यादा बड़ा है, क्या वांग जी ने ऐसा कुछ किया है? विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो उस ग्रैनी की तरफ देखते हुए अपनी काँपती हुई वॉइस में कहता है, कौन से हॉस्पिटल में वांग जी को ले गया गया है? ये सुनने के बाद ग्रैनी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने मुझे तो ठीक से याद नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ था। तभी वो ग्रैनी अपने आईब्रो को स्ट्रेट करते हुए कहता है, हाँ याद आ गया, वो लोग वांग जी को क्यूबिकल नर्सिंग होम में लेके गया है। ये सुनते ही विंग 1 मिनट भी वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता है और तुरंत वहाँ से नर्सिंग होम के लिए भाग जाता है। ग्रैनी विंग को रोककर और भी कुछ बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले विंग भाग चुका था। तभी ग्रैनी अपने सिर को शाई करते हुए कहते हैं कि आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। मैं तो विंग को ये बताना चाहता था कि मैं भूल गई थी, वांग जी ने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की थी, वांग जी को तो। तभी वो अपनी बातों को स्टॉप करता है और शाय करते हुए कहता है, पता नहीं अब क्या होगा। ऐसा कहते हुए वो अपने रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। विंग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस हॉस्पिटल में पहुंचने की कोशिश करता है। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो काउंटर में जाता है और उस लेडी से पूछने लगता है कि वांग जी का केबिन कहाँ है। वो लेडी थोड़ी ही देर में विंग को बता देता है कि वांग जी का केबिन कहाँ पे है और विंग भाग के वांग जी के केबिन की तरफ जाने लगता है। वो लेडी विंग को रोकना चाहता था क्योंकि विंग अननोन पर्सन था, लेकिन वो विंग को रोक पाता उससे पहले विंग वहाँ से भाग चुका था। अब हमें वांग जी के केबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग बहुत ही तेज़ी से वांग जी के केबिन को डोर को ओपन करता है। वो देखता है उस बेड पे वांग जी लेटा हुआ है और उसे ड्रिप चलाया गया है। विंग इधर देखता है ना उधर, वो तुरंत ही वांग जी के पास जाता है और वांग जी को हाथ को टाइटली होल्ड करके वही बैठ जाता है। विंग की आंखों से आंसू बहने लगे थे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहता है, तुम स्टूपिड इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? क्या तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्या तुमने नहीं सोचा कि मेरी हालत क्या होगा? ऐसा कहते हुए वो वांग जी के हैंड को रब करने लगा था। विंग अपने आंसू को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, फिर भी वो अपनी आंसू को रोकते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम इतने बड़े हो, तुम इतने स्टूपिड काम कैसे कर सकते हो? तुम एक बार अपनी आंखों को खोलो, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा तड़पाऊंगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा कहते हुए वो अपनी आंखों के आंसू को पोंछने लगा था। फिर विंग वांग जी के हैंड पर किस करते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें यह कहना चाहता था कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कह पाया क्योंकि मैं बहुत डर गया था। तुम्हें पता है ना कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था एंड उसने मुझसे चीट किया था। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं तुम पे भरोसा नहीं कर पाया, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ वांग जी उठ जाओ, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, बस प्लीज़ उठ जाओ। ऐसा कहते हुए वांग जी के हैंड पर अपने सिर को रख लेता है और रोने लगता है। विंग के सारे आंसू वांग जी के हैंड पर गिर रहे थे। विंग रो रहा था, तभी उसके कानों में एक वॉइस सुनाई देता है जो उससे कह रहा था कि सच में मैं जो बोलूँगा तुम वही करोगे, तो ठीक है, मुझसे शादी कर लो। ये सुनते ही विंग अपनी जगह पे फ्रोज हो जाता है। ये वॉइस विंग के लिए फेमिलियर था। वो धीरे से अपनी आइज़ को उठाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है, तो वो देखता है कि वांग जी की आंखें खुला हुआ है और वो विंग की तरफ देखकर हंस रहा है, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है, उसके बाद धीरे से कहता है, लानसान, तुम ठीक हो? तभी वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे क्या होगा। ऐसा कहते हुए वो अपनी जगह से उठकर बैठ जाता है। विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता, वो अपनी जगह से खड़ा होते कहते, तुमने तुमने तो सुसाइड किया था ना? ये सुनते ही अब शॉक होने के वाला वांग जी का था। वो शॉकिंगली विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या क्या कह रहे हो? तुमने ये सब कहाँ से सुना? ये सुनते ही विंग को सोचते हुए कहता है, वो ग्रैंडमा ने बताया। विंग अपनी बातों को कंप्लीट नहीं करता, वो अपने मन में ही सोचता है, ग्रैंडमा ने मुझे ऐसा क्यों बताया कि वांग जी ने सुसाइड किया? क्या ग्रैंडमा को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया? विंग अपने ख्यालों में ही था कि उसके किसी के गले साफ करने की आवाज़ सुनाई देता है।
विंग अपनी नज़रों को जब उस तरफ करता है तो वो देखता है वहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है। वो पर्सन काफ़ी हद तक वांग जी की तरह दिखता है। उस पर्सन को देखते ही विंग को समझ आ जाता है कि ये पर्सन हो ना हो वांग जी का बड़ा भाई होगा। विंग तुरंत ही अपने सिर को बो करता है और वांग जी के ब्रदर को सर करके एड्रेस करता है। तभी लान शीचन विंग की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम मुझे शीचन का करके बुला सकते हो जैसे मुझे वांग जी बुलाता है। ये सुनने के बाद विंग एक स्माइल करता है और अपने सिर को बो करते हुए कहता है, थैंक यू शीचन का। तभी शीचन कहता है कि मास्टर वे, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गया होगा। वांग जी ने सुसाइड करने की कोशिश तो नहीं किया था। ये सुनते ही विंग शॉक था। वो एक बार शीचन की तरफ देखता है, उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है। फिर वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की। फिर विंग शीचन की तरफ देखते हुए, तो फिर वांग जी को क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में क्यों एडमिट है? ये सुनने के बाद शीचनगा अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करने लगा था। वांग जी का कान भी रेड हो चुका था। तभी वांग जी शीचनगा की तरफ देखते हुए कहते हैं, गगा, डॉक्टर ने आपको बुलाया था, क्या आप नहीं जाएंगे? ये सुनते ही शीचनगा हंस पड़ते हैं। विंग कंफ्यूज था। वो एक बार वांग जी की तरफ देखता है और एक बार शीचन की तरफ। तभी शीचनगा वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी, मास्टर वे को जानना चाहिए एक्चुअली तुम्हें हुआ क्या है, वो नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाएंगे। ये सुनते ही वांग जी कहता है, नहीं गा, मैं विंग को बाद में बता दूंगा, आप अभी जाइए। ये सुनते ही शीचनगा वांग जी को इग्नोर करते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, मास्टर वे, आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, वांग जी को वैसा कुछ नहीं आता, बस उससे लूज मोशन की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया था। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगा। फिर वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर वे, आप यही रहिए और वांग जी के साथ बात कीजिए, मैं बाहर चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वांग जी को एक लुक देता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी शीचनगा को घूर रहा था। वांग जी का पूरा फेस रेड हो चुका था और विंग ने जब सुना कि वांग जी को लूज मोशन हुआ है, विंग शॉक हो गया था। फिर धीरे धीरे विंग अपनी शॉक से बाहर निकलता है और हंसने लगता है। विंग अपने पेट को पकड़ के हंस रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा एनॉय हो रहा था। वो विंग की तरफ देखता है और उससे चिढ़ते हुए कहते हैं, हंस क्यों रहे हो, हंसना बंद करो, ये कोई फनी बात नहीं है। ये सुनते ही विंग और भी ज़्यादा हंसने लगा था। उसे बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा है, इसलिए वो और भी ज़्यादा हंस रहा था। वांग जी चिढ़ते हुए विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे बेड पे खींच लेता है, जिससे विंग पूरी तरीके से वांग जी के ऊपर झुक गया था। वांग जी विंग के हाथ को कस के पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें याद तो है ना विंग, तुमने अभी अभी क्या कहा? तुमने कहा कि अगर मैं उठ गया तो तुम मेरी सारी बातों को सुनोगे और मैं जो कहूँगा तुम वही करोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे पार्टनर बन जाओ और मुझसे शादी कर लो। ऐसा कहते हुए और विंग की गालों को जेंटली पोक करता है। तभी विंग कहता है कि ठीक है, लेकिन तुमने धोखा किया है। ये सुनते ही वांग जी अपनी आइज़ को नैरो करता है और स्मिक करते हुए कहता है, मैंने धोखा कहा किया है, तुम्हें गलतफहमी हो गई थी और गलतफहमी में तुमने सच बोल दिया। ऐसा कहते हुए विंग की गालों को जोर से पुल करता है। विंग वांग जी के हाथ को हटाते हुए कहता है, आउच, लग रहा है। वांग जी बस विंग की हरकतों पर स्माइल कर देता है। फिर वांग जी अपने एक हाथ से विंग की वेस्ट को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ पुल करते हुए कहता है, तो मिस्टर विंग, क्या आप रेडी हो लान वांग जी की बॉयफ्रेंड बनने के लिए? ये सुनते ही विंग अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक पर रैप करता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, बिल्कुल मिस्टर लान वांग जी, मिस्टर विंग आपके बॉयफ्रेंड बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। ऐसा कहते हुए वांग जी के चिक्स पर किस कर देता है। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और विंग को पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी विंग को पैशनेटली किस तो कर रहा था, लेकिन उस किस में कोई भी हंगरनेस नहीं था। उस किस के द्वारा वांग जी विंग को अपना लव शेयर कर रहा था। वो विंग को ये बता रहा था कि वांग जी विंग को कितना ज़्यादा लव कर रहा था और विंग भी ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वांग जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है एंड वांग जी विंग को अपने घर में लेकर आया है अपने घर को दिखाने के लिए। विंग वांग जी के घर को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने खुले हुए मुंह के साथ वांग जी की रूम की सारे पेंटिंग्स को देख रहा था। वो सोचता है, मुझे नहीं पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा अमीर था, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही हाँ बोल देता। ऐसा कहते हुए उस पेंटिंग की तरफ देखने लगा। तभी वांग जी स्मिक करते हुए विंग के वेस्ट को पकड़ता है और उसे रफली किस करने लगता है। वांग जी धीरे धीरे विंग को पुश करते हुए अपने बेड की तरफ ले जाता है और अपने बेड में उस विंग को गिरा देता है। विंग भी खुद के वांग जी के सामने सबमिट कर देता है। वांग जी जो भी करना चाहता था विंग उसे करने देता है।
वांग जी धीरे धीरे विंग के शर्ट के बटन को खोलने लगता है। विंग भी वांग जी को शर्ट को बटन को खोलने लगा था। विंग जब पूरी तरीके से वांग जी की शर्ट को बटन को खोल देता है तब वो वांग जी से अपनी किस को ब्रोक करता है और वांग जी की बॉडी की तरफ देखने लगता है। विंग पहले तो वांग जी की बॉडी को नॉर्मली देखने लगता है, फिर वो एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो है वांग जी के बाइसेप्स में बना हुआ वो रोज़ का टैटू। विंग को बहुत ही क्लियरली याद है जब विंग डूबने वाला था तब जिस पर्सन ने विंग को बचाया था उसके बाइसेप्स में भी इसी तरीके से रोज़ की टैटू बना हुआ था। विंग उस टैटू की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और उसको टच करने लगता है। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था तो विंग कन्फ्यूजनली वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, ये टैटू ये तुम्हारी बॉडी में क्या कर रहा है? वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था और एक स्माइल कर रहा था। विंग को काफ़ी अजीब लगता है तो विंग को कुछ रियलाइज़ होता है। वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। उसके बाद वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, लानसान, सच सच बताना तुम मुझे कितने समय से जानते हो? ये सुनने के बाद वांग जी के चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है। वो विंग के हाथ को पकड़ता है, वहाँ पर किस करता है तो विंग वांग जी से कुछ कहने ही वाला था कि वांग जी विंग के लिप्स पर अपने फिंगर रखते हुए कहता है, अभी कुछ मत कहो। ऐसा कहते हुए वो विंग के हेड को पकड़ता है और उससे हंग्रीली और पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी को देख के ऐसा लग रहा था कि अभी वो विंग को खा जाएगा। विंग पहले तो वांग जी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी के किस के सामने वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी वांग जी को किस करने लगता है। कुछ ही देर में ही उस रूम से विंग के बहुत तेज़ी से मॉन का और वांग जी के ग्रॉन का आवाज़ सुनाई देता है। तो हे एवरीवन, मैं अपनी वन शॉट एफएफ को अब यही रोकती हूँ। आई होप आप इसने इस फैन फिक्शन को पसंद किया हो तो लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। मिलते हैं आप ब्लूमिंग क्रिस्टल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।